डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं इस समय कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरी उम्र 21 साल है। असली मज़ा तो कॉलेज में शुरू होता है। उससे पहले तो कैदियों वाली ज़िंदगी होती है। कैदियों की तरह खास ड्रेस पहननी पड़ती है, टाइम पर स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल से आप भाग तक नहीं सकते, छुट्टी कर तक नहीं सकते, बिल्कुल जैसे कैदियों के साथ होता है। और वहाँ मेस में जो खाना मिलता है वो कैदियों से भी ज़्यादा बदतर। क्या ही बताऊँ, छोड़िए पुरानी बातें। इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और ये ज़िंदगी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कॉलेज में जाओ, मर्जी है तो जाओ, नहीं मर्जी तो ना जाओ, बाहर घूमते रहो। घर वालों को कौन सा पता चलता है। मैं भी ऐसा करता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो अपने मनपसंद के आप कपड़े पहन सकते हैं। कैदियों की तरह नहीं कि एक ही ड्रेस पहनते जाओ। यहाँ आप बदल बदल कर फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ कोई भी कुछ नहीं कहता अगर आप पार्क में बैठे रहते हैं, बस हाथ में किताबें होनी चाहिए। आप अपनी क्लास से बंक भी मार सकते हैं। आप कह सकते हैं, खास बहाना लगा सकते हैं। ये ज़िंदगी मुझे हमेशा से चाहिए थी। कॉलेज आकर पता लगा बड़े लोग कितने ऐश करते हैं। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है अनिल। वो मुझसे पूछा करता है कॉलेज में और क्या क्या होता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं बनी। मैं कॉलेज में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाता हूँ और वो कहा करता था कि पापा मैं भी स्कूल में अच्छे कपड़े पहन कर जाऊँगा। पापा कहते नहीं, स्कूल में ड्रेस है वो ड्रेस ही पहननी पड़ेगी। मेरा भाई अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है लेकिन सपने कॉलेज के लेता है। मैं जानबूझकर चिढ़ाने के लिए उसे बड़ा चढ़ा कर बताता हूँ और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है तो मेरा भाई ना। उसे शांत करवाने के लिए उसे अच्छी सी चॉकलेट दिलवाता हूँ बच्चों की तरह। लेकिन वो अब चॉकलेट से मानने वाला नहीं है। उसे चाहिए खुली ज़िंदगी, कैदियों वाली, स्कूल वाली नहीं। वो अभी से कॉलेज लगना चाहता है। वो चाहता है 10वीं के बाद ही वो कॉलेज लग जाए। लेकिन मैं उसे समझाता रहता हूँ, तुझे 12वीं तो स्कूल में करनी पड़ेगी, उसके बाद तू कॉलेज जा पाएगा। हम इतने अमीर नहीं हैं जो तुझे कोई बढ़िया से स्कूल में लगवा दे। अब चुप करके पढ़ जैसे मैंने पढ़ा था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा शरारती है। मैं भी शरारती हूँ लेकिन ऐसी शरारतें मैं नहीं करता जैसा मेरा भाई करता है। अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन क्रिकेट खेलते रहना, किसी ना किसी की खिड़की तोड़कर ही आता है और घर आकर उसकी पिटाई होती है। जब वो पिट रहा होता है बहुत ज़्यादा रोता है। जब पापा पीट कर चले जाते हैं इस तरह मुस्कुराता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आंख मारकर मुझे कहता है पापा के हाथ में अब जान नहीं रही। पिटता भी है, अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आता। कई बार वो स्कूल में घुस जाता है जब स्कूल लगा हुआ होता है। वो और स्कूल में जाता है, वहाँ छत पर चढ़कर आम और अलग अलग फल तोड़ कर आता है। वो पकड़ा जाता है, फिर होती है पिटाई। पापा पीटते हैं, वो रोता है, पापा चले जाते हैं, फिर कहता है पापा के हाथ में अब दम नहीं है। मैं उसे देखकर ये सोच रहा था, मैं पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पापा पीटा करते थे तो मेरा रोना निकल आता था और मैं कई घंटों तक सोचा करता था अब पापा मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल ऐसा एहसास कर ही नहीं पाता, ज़्यादा ज़िद्दी ना हो जाए। मुझे नहीं पता था उसकी ज़िद उसे कहाँ तक ले जाएगी। हर शाम वो काफ़ी लेट आया करता था, क्रिकेट खेला करता, ज़िद किया करता, साइकिल से दूर वाले इलाकों में चला जाया करता। पापा बहुत बार उसे डांटते, बहुत बार पीटते, वो सुधर ही नहीं रहा था। भले ही उसे कोई बुरी आदत नहीं थी लेकिन शरारतें बहुत ज़्यादा किया करता था। खेलते खेलते वो एक दूसरे से शर्त लगाया करते, ऐसी जगह पर जाया करते जहां शायद किसी को जाना नहीं चाहिए। मेरे भाई को कई बार शर्त लगाकर वो एक शमशान घाट में भी लेकर गए थे। रात के 9 बजे जब वो घर आया, पापा पूछ रहे थे बता कहाँ गया, बता कहाँ गया था। मैं भी उससे पूछ रहा, पापा भी पीट रहे, मैं भी पीट रहा, लेकिन वो बताने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहा था क्रिकेट मैच ज़्यादा ज़बरदस्त लगा हुआ था। मैंने कहा जो मर्जी कर,
ग्राउंड की जो फ्लड लाइट है ना वो 8:30 बंद हो जाती हैं। आधा घंटा तू कहाँ पर था वो बता नहीं रहा। उसके बाद मैंने उसके एक दोस्त को अगले दिन पकड़ लिया। जब उसके कानों को मरोड़ा, उसने सब सच सच बता दिया। तब मैं पहली बार जान पाया था मेरा छोटा भाई कैसी कैसी शरारतें करता है, खतरनाक शरारतें। रात के वक्त हमें शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, ये मेरे भाई को कौन समझाए। वो भूतों से डरा नहीं करता था, फिर भी ऐसी शरारतें खतरनाक हो सकती हैं समझा रहा था उस दिन मैं उसे बिठाकर, और कह रहा था पापा के हाथ हल्के हो गए हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगती। वो सामने हॉकी देख रहा है। जिस दिन मैंने दोबारा ऐसी हरकत करते हुए तुझे पकड़ा ना, हॉकी ऐसे मैं तेरी एड़ियों पर मारूंगा, ऐसे तेरी एड़ियों पर मारूंगा, बिल्कुल कैदियों की तरह पूरा महीना घर पर बैठना पड़ेगा। उसका चेहरा उतर गया था। पापा का गुस्सा वो कुछ नहीं समझता था, मेरा गुस्सा उसको ऐसे अंदर तक झकझोड़ कर रख देता था कि वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। कई बार स्कूल में वो घर वालों को बुलाते थे, पापा की जगह मैं जाता था और उसकी तरफदारी करता था। वो कई बार 3-3 दिन नहीं नहाता, मैं स्कूल में किसी को नहीं बताता था। इसीलिए मेरा भाई मुझसे डरता था, कहीं उसने मुझे नाराज कर दिया, स्कूल में मैं भांडाफोड़ कर दूंगा उसके घर की सारी हरकतों का। आज भी मुझसे वो डर गया था। वो कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, भैया मैं दोबारा ये सब कभी नहीं करूंगा। मैंने भी उसके भोले चेहरे पर यकीन कर लिया था। अब मेरे भाई को छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं कॉलेज आया करता था ना, असली मन तो कॉलेज जाने का इसलिए किया करता था क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करने लगा था। उसका नाम था अदिति और वो कॉलेज की शायद सबसे सुंदर लड़की थी। वो भी मेरे ही बैच में पढ़ा करती थी और हम लगभग करीब करीब बैठा करते थे। मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए वो मुझसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मैं उसे कई इक्वेशन समझाया करता था और बाकी लड़कों को लगा करता था कि वो मुझे पसंद करती है। मैं कभी अपने प्यार का इजहार उससे कर नहीं पाया, बस जैसे दोस्ती में फंस कर रह गया था। उसके पिता एक डिटेक्टिव थे, इसलिए उसकी आदतें भी बिल्कुल वैसी थी। मैं तो डरा करता था कहीं उसने मेरे दिल की बात पढ़ ली और हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, फिर मैं क्या करूँगा। चलो कोई बात नहीं, भले ही उससे प्यार का इजहार ना कर पाऊँ, दोस्त बनकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला करती थी। इसीलिए कॉलेज में भी मैं छुट्टी कर ही नहीं पाता था। इसीलिए मैं रॉयल एनफील्ड लेना चाहता था ताकि बिल्कुल एक बहुत हैंडसम बॉय बन जाऊं जिसके पास अच्छी सी बाइक हो और मैं उसे बाइक के पीछे घुमाऊं। कई बार वो अपनी सहेलियों की स्कूटी पर जाया करती थी। कई बार जब उसकी स्कूटी खराब होती मैं सोचा करता काश मेरे पास बाइक होती, अपनी बाइक पर बिठाकर उसे घर जो छोड़कर आता। एक दिन इसी तरह वो मेरे साथ बैठी थी और मुझसे अपने पिता की बातें कर रही थी। उसके पिता के पास कई खतरनाक से केसेस आ रहे हैं और घर में बैठकर कई बार वो अपने पिता की मदद करती है। उसके पिता बताते हैं कि ये केस की कड़ी जुड़ नहीं रही है और अदिति को ऐसी डिटेक्टिव वाली फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपने पिता की मदद किया करती और उसका कहना था कई बार कड़ियाँ वो जोड़ा करती थी। उस दिन उसने अपने पिता के उस केस के बारे में बताया था जब एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए उसके पिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं उस शाम घर पहुंचा था, मैं लगभग 7:30 बजे घर पहुंचा। मेरे पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। मैं पिता को कहने लगा मैं अपने दोस्त के घर था, पढ़ रहा था, और ये मैंने बिल्कुल सच बोला था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे जो क्लियर करने थे। मैं अपने दोस्त के घर रुका था और पढ़ाई की थी हमने, कहीं भी घूमे नहीं थे। पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं सोच रहा था पिताजी पहले भी मैं 8 बजे आया करता था, आज आप बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों लग रहे हैं। मेरे पिता ने कहा तुम्हारा भाई, अंदर जाकर देखो आज क्या हरकत की है, पूछो ज़रा जाके। मैं सोचने लगा आज मेरे भाई ने क्या कर दिया जिस कारण मुझे भी डांट पड़ रही है। सीधा मैं पहुंचा अपने भाई के कमरे में। गुस्सा मुझे बहुत था। मैं सोच रहा था अपने मुक्के 2-3 तो उसके सर पर मारूंगा, बिल्कुल टपली बजा दूंगा आज। लेकिन मेरे भाई की हालत जैसी हो चुकी थी ना, वो बेड पर लेटा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था। मेरी माँ सर पर पट्टियाँ कर रही थी। तभी मैं पूछने लगा क्या हुआ, सच बता क्या हुआ।
वो कहने लगा, कुछ नहीं भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते लगातार मैच हारते गए। मुझे बहुत बुरा सा लगा और पता नहीं कोई मच्छर वच्छर काट गया जिस कारण मुझे बुखार हो गया और हालत ऐसी है। मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा जैसे उतरा हुआ था, यह बयां कर रहा था वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसके बाद अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया। मेरी माँ ने हाथ रोक दिया। माँ ने कहा, नहीं ये बीमार है। मैंने उसकी तरफ इतने गुस्से से घूरा कि ये हाथ आज नहीं कल तो पड़ेगा, बता दे, सच बताना है, बता दे। वो बार बार बात को छिपाए जा रहा था। मैं उससे पूछे जा रहा, वो बता ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, तेरी सेहत ठीक हो जाए, बाद में जो तुझे पीटूंगा ना दरवाज़ा बंद करके, पिताजी बचाने नहीं आएंगे। सच तू बता नहीं रहा है। वो कहता रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मच्छर वच्छर लड़ा है, पता नहीं बीमार हो गया मैं। वो बता नहीं रहा था तो मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह मेरे पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। डॉक्टर से दवाई दिलवानी थी। मैं जा रहा था सीधा कॉलेज। मुझे अदिति से भी बात करनी थी। कल वो जिस केस के बारे में बता रही थी, आज उससे उसी के बारे में पूछूंगा। काफ़ी मज़ा मुझे भी आता है। वो जिन केस के बारे में बताती है मुझे सुनने में अच्छा लगता है। वो दिन भी हम उस केस के बारे में बात करते ही रहे थे। वो बताती जा रही थी उसके पिता क्या क्या करते हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए। कई बार हमें बहुत दूर तक सोचना पड़ता है, सामने वाला क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और कभी कभी सुपरस्टिशियस चीज़ों पर यकीन करना पड़ता है। तब मैंने उसे टोका था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हर क्राइम को एक सबूत से पकड़ा जा सकता है। ऐसी चीज़ों से हम उन्हें पकड़ नहीं सकते जिन पर कोई यकीन नहीं करता। वो कह रही थी, नहीं, मेरे पिता ने बताया है कई बार सबूत ऐसी चीज़ के कारण मिले जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। उन्हें सपने में जैसे किसी ने आकर कहा कि यहाँ पर वो चीज़ पड़ी हुई है। जब अगले दिन उन्होंने वहाँ जाकर वो चीज़ को ढूंढा, तब जाकर वो क्रिमिनल को पकड़ पाए। अब इस बात पर मेरी अदिति से थोड़ी सी बहस होने लगी थी, लेकिन ये ज़्यादा बहस नहीं थी। मैं कभी भी उसे गुस्सा करने वाली बात नहीं किया करता था। यह भी हमारी प्यारी सी बहस थी। मैं उसे कहे जा रहा, मैं यकीन नहीं करता, तुम चाहे जो कह लो, मैं यकीन नहीं करता। उन्हें वो सपना आया होगा और ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि वैसी ही जगह वहाँ पर भी मौजूद थी। वो मानने का नाम नहीं ले रही और बाकी क्लास में सब लड़के जले जा रहे थे। आखिर हम किस बात पर बहस कर रहे हैं? उन्हें लग रहा था कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और आज हमारा झगड़ा हो रहा है। वो तो भगवान से मिन्नतें मांग रहे थे झगड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए और हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। हम बस एक छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। कुछ समय बाद हंसकर एक दूसरे से बात करने लगे। पूरा दिन इसी तरह से निकला। फिर मैंने कैंटीन में उसे समोसे खिलाए। ये हमारी छोटी सी डेट हुआ करती थी। कहें दो दोस्तों के प्यार भरे बातें करने का ये माहौल सा बना करता था। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तब मेरे पिता मेरी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, आज अपने भाई को तुम ले जाते, दोपहर के वक्त तुम आ नहीं सकते थे। ये सुनकर फिर से मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। आखिर अब क्या हो गया है? मैं भागा भागा पहुंचा अपने भाई के कमरे में और उसे देखते ही मैं जैसे एक चमाट लगाने को था, लेकिन उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब सी थी। वो हिल नहीं पा रहा था। उसके होंठ थोड़े थोड़े काले से लग रहे थे। ये देखकर पहले मैंने उसको कहा, सिगरेट पी कर आया है? तू सिगरेट पी के आया है ना? उसने कहा, नहीं भैया, मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकला। माँ ने भी कहा, हाँ ये घर से बाहर नहीं निकला, पिता के साथ सुबह गया था दवाई लेने के लिए, दवाई लेकर आया है, लेकिन इसकी सेहत सुधरी नहीं है। फिर मैं गया पिता के पास, पूछने लगा आखिर इसे हुआ क्या है, इतनी ज़्यादा सेहत खराब कैसे हो रही है? तो पिता ने कहा, इसके सारे टेस्ट तो करवाए हैं, सारे टेस्ट सही हैं, इसे बुखार क्यों चढ़ रहा है? डॉक्टर ने कहा है पैरासीटामोल खाएगा तो बुखार उतर जाएगा। वो खा तो रहा है, बुखार नहीं उतर रहा और शरीर में अजीब सी एलर्जी सी हो गई है, जैसे काला काला सा हो रहा है शरीर। मैं अब पिता को कह रहा था, पिताजी डरिए मत, कल मैं कॉलेज से छुट्टी कर लूँगा, इसे मैं किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा कर लेकर आऊँगा। पिता मान गए। उनकी आज जैसे आधी छुट्टी हो गई थी काम से। अगले दिन मैं कॉलेज से छुट्टी करके अपने भाई को एक डॉक्टर के पास लेकर गया। ये स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। मैंने उसको दिखाया कि ये शरीर पर काले से निशान कैसे बन रहे हैं। डॉक्टर ने फिर से टेस्ट करने को कहा, जिसकी रिपोर्ट 4 घंटे बाद आई और रिपोर्ट में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं आया। वो कहने लगा, कुछ नहीं है, शरीर तो बिल्कुल सही है, इसे
कुछ नहीं हुआ है, ये जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन है, शायद किसी तरह की फंगस है शरीर के ऊपर, या इसने इतनी ज़्यादा मैल चढ़ा रखी है। मैं अब अपने भाई की तरफ देखने लगा और तभी मैंने डॉक्टर के सामने कहा था, नहा लिया कर, नहा लिया कर, देख डॉक्टर भी कह रहे हैं मैल चढ़ी हुई है, काली हो चुकी है मैल, और हम महंगे महंगे डॉक्टर के पास आ रहे हैं, पिताजी के पैसे ऐसे खराब कर तू। मेरा भाई अमूमन जब मैं ऐसी बातें करता हूँ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। आज वो चिढ़ा हुआ नहीं था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। डॉक्टर के सामने मैं उसकी बेइज्जती किए जा रहा था, फिर भी उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैं समझ गया था कोई ना कोई बात तो है जो ये मुझे बता नहीं रहा है। अब मुझे इसे घर ले जाकर पहले तो बात पता करनी होगी, कहाँ से ऐसी बीमारी लगा कर आया है। किसी न किसी से मिला होगा, कहीं इसने कोई अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई जिसे ये बीमारी हो, और किस विस किया हो जिससे बीमारी इसके अंदर आ गई। अब मुझे भाई की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पूछना होगा। उसके बाद डॉक्टर ने एक दवाई लिख दी, काफ़ी सस्ती सी थी, और उसने कहा कोई फंगस है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, और उसे घर भेज दिया। अब पैरासीटामोल उसने भी लिखी थी ताकि बुखार उतर जाए। बुखार उतर नहीं रहा था। जब दोपहर के वक्त मैं उसे घर लेकर आया था, माँ को कह दिया आप बाहर चले जाइए, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा लगाया, उसके बाद उससे सवाल पूछने लगा, अब बता कहाँ गया था। वो कहने लगा कहीं नहीं भैया, बस ग्राउंड में खेल रहे थे और खेलते खेलते कोई मच्छर ने काट लिया होगा, पता नहीं भैया आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तब मैं उसके करीब जाकर बैठा और उससे पूछने लगा, देख अभी तेरी उम्र कम है, लेकिन मैं जानता हूँ तेरी उम्र के बच्चे शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं। उसने कहा नहीं भैया अब मैं सुधर गया हूँ, शरारतें नहीं करता। मैंने कहा हाँ वो तो मैं जानता हूँ, तू शरारतें बिल्कुल नहीं करता। ऐसा बता तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। वो देखने लगा था, नहीं भैया कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा सच बता, सच सच बता, पहले तो नहीं थी, अब कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है, बहुत नई बनी हो कोई। उसने कहा नहीं भैया मैं लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देता, मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान देता हूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ तू पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान देता है। मैं अब गुस्से से उससे पूछने लगा था, बता उस लड़की का नाम, तूने किसी लड़की को किस किया है ना। तब उसका जैसे चेहरा उतरा उतरा सा था। अब मैं एक बात समझ पा रहा था, लड़की की बात सुनकर उसका चेहरा ज़रूर उतरा था, लेकिन वो अब झूठ बोल नहीं रहा था। वो कह रहा था नहीं भैया किसी को किस नहीं किया, अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और लड़कियों में दोस्त भी बहुत कम है, और मैंने किस नहीं किया भैया। उसकी बातों से साफ था वो सच बोल रहा था। अब मुझे कब वो झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है इस बात का पता चल जाता है। तो मैं उससे पूछ रहा था, तो बात क्या है वो बता, तू कोई ऐसा राज है जो मुझे बता नहीं रहा। उसका चेहरा बदल गया, अब वो झूठ बोल रहा था। उसने कहना शुरू कर दिया, नहीं भैया हर बात आपको बताई है मैंने, हर बात आपको बताई है। अब मैंने उसके सर के बाल पकड़े और खींचे, उसकी चीख निकली और मैं पूछने लगा, देख माँ अंदर नहीं आ पाएगी, माँ अंदर नहीं आ पाएगी, तुझे पता है ना तेरे मैं सर पे मुक्के मारूंगा, और कल चला मैं तेरे स्कूल, तेरे टीचर को बता के आऊँगा ये 3-3 दिन नहाता नहीं है, और कई बार गंदे कच्छे ऊपर सुखा कर आता है, और उसके बाद उसी को उल्टा पहनकर ये स्कूल में जाता है। कई बार कच्छे तक नहीं बदलता, बस उनको पलटता रहता है। वो कहने लगा भैया नहीं भैया ऐसा मत कीजिए। उसकी बात में दम सा नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था वो इस बात से डरा है कि मैं उसके राज स्कूल में खोल दूंगा। वो किसी और चीज़ से इससे भी ज़्यादा डर रहा था। अब इस चीज़ ने मुझे अंदर तक डराना शुरू कर दिया। कौन सी बात है, कुछ बड़ा कांड तो नहीं कराया ये। मैं जोर देकर उससे पूछता रहा, उसने जवाब दिया ही नहीं। फिर मैं सोचने लगा अब इससे पूछूं तो कैसे पूछूं, वो बता ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं। बताएगा ज़रूर, एक दिन बताएगा ज़रूर। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गया था। अब माँ बाहर से चीख रही थी, तूने पीटा, पहले से बीमार है, तू पीटता बहुत है छोटे को। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, थोड़ा पिटेगा तभी तो दर्द कम होगा ना उसे, आगे जाकर तो बहुत पिटाई खाएगा ना। जैसी हरकतें हैं ना सारी उम्र पिटता रहेगा ये, अभी मुझसे थोड़ी पिटाई खा लेगा तो अच्छा रहेगा। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। अब मुझे और बुरा भी लग रहा था। एक तो मेरे भाई की सेहत काफ़ी ख़राब थी, आज मैं अदिति से बात नहीं कर पाया था, मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा गम था। मेरा तो दिन नहीं गुजरता था बिना उससे बात किए। आज डर सा लगे जा रहा था, वो मेरे पास आकर नहीं बैठी होगी तो कहीं और बैठी होगी। अगर तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी होगी फिर तो ठीक है,
अगर किसी और लड़के के साथ बैठी होगी फिर तो बहुत दुख की बात है ना। जब ये ख्याल शाम के वक्त मेरे दिमाग में आया था, पता नहीं क्यों मैं सोचे जा रहा। उसके बाद 7 बजे तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मेरे सर से पसीने टपके जा रहे। 7 बजे मैंने अदिति को फ़ोन लगा दिया। अमूमन मैं अदिति को फ़ोन नहीं लगाया करता था, आज बेवजह ही उसे फ़ोन लगाया और मैं पूछने लगा, देखो अदिति, वैसे ही मैंने फ़ोन कर दिया, मैं तुम्हें फ़ोन करता तो नहीं हूँ, मुझे बस उस केस के बारे में थोड़ा सा जानना था इसलिए फ़ोन किया। अब ये बहाना लगाया मैंने और उससे बातें करने लगा। अब बातों बातों में ये पूछा कि आज तुम किसके साथ बैठी थी। उसने बता दिया कि वो अपनी सहेली के साथ बैठी थी और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद जल्दी ही मैंने फ़ोन काट दिया। अब यही तो पता करना था, ये पता लग गया, मुझे खुशी हुई, मैंने फ़ोन काट दिया। अगर मेरे पिता को चलता ना पता कि मैं फ़ोन पर लड़कियों से बात करता हूँ, मैं भी पिता से पिटता और मैं ये काम करना नहीं चाहता था। फ़ोन जल्दी से काटा मैंने। मेरे पिता आसपास ही घूम रहे थे। फिर मैं रात को ये सोच रहा था कल अदिति से किस बारे में बात करूँगा। अब अपने किसी दोस्त के साथ घूमने भी जाऊँगा। अब मेरा एक दोस्त कह रहा था वो अपने गांव लेकर जाएगा और वहाँ पर ट्रैक्टर पर गन्ने लाद कर निकलते हैं गांव के पास से। उन्हें उस ट्रैक्टर के पीछे से खींच कर खाने में मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है। हम कल यही करेंगे। जब कॉलेज से छुट्टी हो जाएगी मैं अपने दोस्त के गांव जाकर आऊँगा। रात को मैं ये सोच रहा था, अचानक एक चीख ने डरा कर रख दिया। ये चीख हमारे घर के अंदर से आई थी। मेरे पिता भी भागे, मैं भी भागा। जैसे ही हम बाहर निकले देखने लगे चीख की आवाज़ कहाँ से आई है। हम तीनों तो बाहर थे, मेरा भाई बाहर नहीं आया था। जल्दी से भागकर मैं अपने भाई के कमरे में गया। मैं उससे पूछने लगा, तेरी सेहत तो ठीक है ना, तू ठीक तो है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जल्दी से लाइट जलाई और तब देखा मेरे भाई की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, जैसे रात के वक्त वो योगा कर रहा हो। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और जल्दी से मैंने उसे पकड़ा, उसे हिलाया। फिर वो जैसे होश में आया, वो मुझसे पूछने लगा था, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? मैंने कहा, तूने चीख सुनी और रात को योगा कौन करता है? अबे तू बीमार है, तू रात को योगा कर रहा है? उसने कहा, योगा भैया, मैं सोया हुआ था, देखो आंखें मल रहा हूँ मैं, आंखों में नींद है मेरे। मैंने उसकी खुली हुई आंखें देखी थी। पहली बार मुझे कुछ ऐसा लगा था जैसे अदिति बताया करती है। भूत प्रेत की कहानियों पर मैं यकीन नहीं करता। उसे इस हालत में देखकर मन में थोड़ी सी शंका ज़रूर हुई थी, लेकिन फिर उसे सोने के लिए कह दिया। अब पिता कमरे से बाहर जा चुके थे, माँ कमरे से बाहर जा चुकी थी और मैंने अब अनिल को कहा, मैं तेरे कमरे में सोऊंगा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने कमरे से भगाना चाहता था, डरा हुआ था, उसके माथे पर पसीना ही पसीना। ये देखकर मैंने कहा, मैं तेरे साथ सोऊंगा, तेरी सेहत खराब है, मैं तेरे साथ सोऊंगा। और चीख की आवाज़ कहाँ से आई है? मुझे शक है तू तो नहीं चीखा था ना। अब उसके कमरे में बैठा मैं जानबूझकर उससे बातें किए जा रहा। वो कह रहा था उसे सोना है, लेकिन मैं बातों बातों में उससे उगलवाना चाहता था। उस शाम उसने किया क्या था जो उसके साथ ये सब हुआ? उसकी सेहत खराब होती जा रही थी, शरीर काफ़ी ज़्यादा काला सा हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ये स्किन की फंगस है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे बुखार रहा करता था 101, जो ठीक ही नहीं हो रहा था। आज मैं जानबूझकर उस दिन की बात किए जा रहा, वो बातें बदलना चाहता था। मैं जान सकता था अब पूरी रात उसके साथ हूँ, बातें करता रहूँगा। मैं पकड़ सकता हूँ कब वो झूठ बोलता है, कब वो सच बोलता है। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, तो बता उस दिन तूने किया क्या था? वो कहने लगा, कुछ नहीं, खेले थे हम। सच बता, तेरा चेहरा बता रहा है, तू क्रिकेट तो खेला नहीं। उसने कहा, नहीं भैया, क्रिकेट खेले थे। मैंने कहा, सच बता, क्रिकेट नहीं खेला तू? मैं जानता हूँ क्रिकेट नहीं खेला तू। अब कमरे में मैं हूँ। मैंने उसके बाल पकड़े और कहा, कमरे में मैं अकेला हूँ, तेरे बाल पकड़ के जो तेरी नाक में उंगली डालूंगा ना, भैंस की तरह उल्टा कर दूंगा, सोच ले। फिर वो कहने लगा, नहीं भैया ठीक है, क्रिकेट नहीं खेला था, मैं ना अपने एक दोस्त के घर चला गया था। अब दोस्त के घर के साथ में एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ था भैया, वहाँ अमरूद के पेड़ पर चढ़े और वहाँ से हमने कुछ अमरूद खाए। हो सकता है उस अमरूद में कुछ था, वो अमरूद में था, उस कारण ये सब हुआ। मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा और कह रहा, झूठ, फिर से झूठ। तू अपने दोस्त के घर गया, वहाँ तक तो सही था।
अमरूद तोड़े वो सच नहीं था। बता उसके बाद तूने क्या किया? फिर वो अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका रहा। भैया भैया गड़बड़ हो गई भैया, भैया बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई भैया। उसकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो पिताजी से भी ज़्यादा था। किस चीज़ से डरता है वो इतना ज़्यादा? तब मैं उससे पूछने लगा, तू किसी लड़की के घर में तो नहीं गया था ना? किसी लड़की को तो नहीं छेड़ा ना? कोई एड्स वेड्स करवा के तो नहीं आया? वो मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगा, भैया आपको पता तो है मैं ऐसा नहीं हूँ। अब वो सच बोल रहा था। फिर मैं उससे पूछने लगा, तू किसी को मार तो नहीं दिया ना? किसी को जान से तो नहीं मार दिया? कत्ल तो नहीं किया तुम कमीनों ने? वो फिर से देखने लगा। भैया आपको ये लगता है मैं कत्ल करूँगा? मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? फिर वो सच बोल रहा था। फिर वो कहने लगा, भैया उस शाम हम इकट्ठा हुए थे, उसके बाद एक खास जगह पर जाना था। वो जगह थी, ये कहते ही उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, उसकी उंगलियां मुड़ने लगी, वो बाल लहरा रहे थे और कमरे की वो छोटी लाइट फ्लक्चुएट कर रही। वो हवा में उड़ रहा था उल्टा होकर। ये देख मेरी भी जैसे चीख निकल गई थी और मुझे चीखता हुआ सुन मेरे पिता और माँ भी वहाँ पर आ गए थे। मेरा भाई किस तरह हवा में लटका हुआ है ये देखकर वो घबरा चुके थे। ये ऐसा दृश्य था जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। भूत प्रेत की फिल्मों में ये दृश्य दिखाए जाते हैं जिसे मैं झूठ समझा करता था। भाई को हवा में उड़ता हुआ देख मैं समझ गया उस पर किसी भूत का साया है। मैंने उसे संभाला, नीचे लिटाया, आंखें उसकी ऊपर की तरफ चढ़ी हुई। कुछ देर बाद उसे होश आई और वो बहुत ज़्यादा रो रहा। फिर वो कहने लगा, भैया मैं नहीं बता पाऊँगा, भैया मत पूछिए भैया, मैं बोलने की कोशिश करूँगा, उसके बारे में सोचूंगा और मेरा ये हाल हो जाएगा। भैया मैं बचने वाला नहीं हूँ भैया मैं मारा जाऊँगा भैया। ये कहते ही उसकी आंखों में मैंने सच देखा था। वो किसी चीज़ से डर रहा था। यकीनन कोई शैतानी चीज़ है जो उसे बोलने नहीं दे रही। उसने फिर से नाम लेने की कोशिश की और उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। मैंने उसे फिर से होश में लाया और 2 बार उसने बोलने की और कोशिश की। उसकी सेहत खराब होती जा रही थी। वो बोल नहीं सकता था, वो बता नहीं सकता था उसके साथ क्या हुआ है। मुझे खुद पता लगाना होगा। वो रात मेरा भाई बार बार रोता रहा। फिर वो सो जाता, फिर अचानक जैसे कोई चीज़ उसे उठा देती, फिर वो हिलता रहता। अगले सुबह ही मेरे पिताजी ने कह दिया था, डॉक्टर से शायद कुछ ना हो, रात को जो दृश्य हमने देखा है कोई यकीन नहीं करेगा। किसी बाबा को ढूंढ, इसे उसके पास ले जाना होगा। फिर अगले दिन मैं ढूंढने लगा कोई ऐसे बाबा को। मेरे भाई की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैं अपने पिता के स्कूटर के पीछे बिठाकर उसे ले जा रहा था अलग अलग जगह पर। 1-2 बाबाओं को दिखाया और वो कहने लगे इस पर भूत प्रेत का साया तो है, लेकिन ये अजीब सा साया है। वो इसके साथ चिपका नहीं है, जैसे कोई शाप दे दिया हो। उस शाप से निपटना होगा। उसके लिए वो चीज़ चाहिए जहाँ इसने उसे छुआ था, या वो चीज़ जो इससे जुड़ी थी। यही वो बता नहीं सकता था। वो जैसे ही बताने की कोशिश करता वो कांपने लगता, आंखें ऊपर चढ़ जाती और वो तड़पने लगता। इस तरह 2 जगह पर हुआ था और एक बाबा ने ये साफ कह दिया था, इसे निजात दिलानी होगी उस जगह से। जैसे कई जगह ऐसी होती हैं जो शापित होती हैं, वहाँ कदम हमें नहीं रखना चाहिए। इसने ऐसी जगह पर कदम रखा है और वहाँ किसी न किसी शाप से ये जुड़ा है, जिस चीज़ के बारे में बस ये जानता है। अब उस शाप से बचने के लिए इससे सवाल पूछने होंगे और ये जवाब दे नहीं पा रहा। तुम्हें ढूंढनी होगी वो जगह, तुम्हें ढूंढनी होगी वो चीज़। जिस तरह से इसका शरीर काला हो रहा है ना, ये शाप के कारण होता है। शाप इसके धीरे धीरे शरीर पर कब्जा करता जाएगा और इसकी मौत नज़दीक आती जा रही है। समय कम है, ढूंढना शुरू कर दो। किसने इस पर क्या किया है ये तुम्हें जानना होगा, मैं नहीं जान सकता। इसके बाद मैं अपने भाई को घर ले आया था। मेरे पिता पूछे जा रहे थे काम बना कि नहीं बना। अब मैं उन्हें क्या बताता। उसके बाद मेरे दिमाग में यही आया, मैं अपने भाई के दोस्तों से पूछता हूँ, आखिर उन्हें तो पता होगा ना। आखिर कितने दोस्त हैं जिनकी सेहत ऐसी खराब हो चुकी है। अब मेरे भाई के जितने दोस्त थे
आस पड़ोस में रहा करते थे। मैं हर एक के घर जाकर पूछने लगा। कुछ बताना नहीं चाहते थे, कुछ मुझसे बचना चाहते थे कि मैं उन्हें पीटने तो नहीं आया। अब उसने शरारतें इतनी ज़्यादा की थी कि उसके दोस्त मुझसे डर रहे थे। वो अपने दोस्तों को मेरी कहानियाँ सुनाता होगा, कैसे मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई किया करता था। इसीलिए उसके दोस्त ज़्यादातर बच रहे थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे थे। अब उनसे उगलवा भी नहीं सकता था उनके माँ बाप के सामने। 3 घंटे बाद मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और शाम के 7 बजे अपने घर में बैठा बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरा भाई अपने पलंग पर था। अब उससे जैसे उठने में परेशानी होने लगी थी। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में है और वो परेशानी बता भी नहीं पा रहा। मैं 7:30 तक रोता रहा था। मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा। अचानक दिमाग में जैसे ख्याल आया अदिति का। उसके बारे में जैसे बार बार मैं सोचा करता था, उसे पसंद जो करता था। लेकिन अब उसका ख्याल इसलिए आया था, वो डिटेक्टिव की बेटी है, कोई ना कोई मदद तो कर सकती है ना। उसके पिता कुछ ना कुछ तलाश कर पाएंगे, उसके पिता मदद करेंगे। मैंने सीधा फ़ोन लगा दिया अदिति को। उसके पिता ने उठाया था। हमेशा जब उसके पिता फ़ोन उठाया करते थे ना, मैं फ़ोन काट दिया करता था। उसके पिता के सामने तो आवाज़ तक नहीं निकलती थी। अब जैसे जिस हालात में था ना मैं, उसके पिता ने फ़ोन उठाया और मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, अंकल अदिति से बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक परेशानी आ गई है, अदिति ही मेरी मदद कर सकती है। उसके पिता बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और उन्होंने खुद अदिति को फ़ोन दिया। उसके बाद मैं अदिति को कह रहा था, देखो अदिति, मैं आज आ नहीं पाया कॉलेज, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या कल सुबह तुम कॉलेज के बाहर मिल सकती हो? मैं कॉलेज कल भी नहीं आऊँगा अगर तुम मेरी मदद करना चाहो। अदिति मान गई थी और सुबह सुबह अगले दिन जब मैं कॉलेज के बाहर पहुंचा, अदिति पहले से इंतज़ार कर रही। अदिति ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था, उतरा हुआ चेहरा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत घबराया था, इसीलिए पसीने से तरबतर हुए जा रहा था। कपड़े मेरे गीले हो चुके थे। मैं हाँफता हुआ वहाँ पर पहुँचा था। अदिति पूछ रही, कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है? मैंने उसे साफ साफ सब कुछ बता दिया कि मेरे भाई के साथ ये हुआ है। वो पहले तो कह रही थी, क्या सच में? तुम तो यकीन नहीं किया करते थे। मैंने कहा, यकीन नहीं करता था, आंखों से देखा है, यकीन हो गया। अदिति को मैं घर लेकर आया था, अपने भाई को दिखाया। मेरे भाई का शरीर काला होता जा रहा, होंठ तो बहुत ज़्यादा काले हो गए थे। मेरे पिता आज भी डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, वो लेकर जा रहे थे। उससे पहले पहले अदिति ने उससे कुछ बात की, वो बताने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे जैसे दौरा सा पड़ जाता, वो शब्द पूरे नहीं कर पाता, वो कोई हिंट तक नहीं दे सकता था, बस बाकी बातें कर सकता था और उसमें भी धीरे धीरे सेहत खराब। अदिति कहने लगी, ज़रूर ये कोई भूत प्रेत का साया है, कुछ गड़बड़ हुई है, इसके दोस्तों से पूछो। मैंने कहा, मैं गया था उनके घर, वो बता नहीं रहे थे, मुझसे छिप रहे थे। उनके माँ बाप के सामने उन्हें पीट कर तो पूछ नहीं सकता था ना, मुझे लगा पता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पिता मदद करेंगे क्या? अदिति ने कहा, नहीं, पिता इसमें मदद नहीं कर सकते, कोई क्राइम थोड़ी ना हुआ है। अगर कोई क्राइम हुआ होता तो पिता मदद करते, और वैसे भी उनके पास बड़े केसेस हैं, वो गुस्सा करेंगे अगर मैंने उन्हें इस केस में कुछ करने को कहा। अब मैं और ज़्यादा निराश और रो रहा था। मैंने कहा, फिर अदिति, क्या मेरा भाई अब बच नहीं पाएगा? तो उसने कहा, मैं करूँगी मदद, मैं करूँगी, हम इकट्ठे ढूंढेंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। आखिर ये कहाँ गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? हर केस को सुलझाने के लिए हमें शुरुआत में जाना पड़ता है। हम रोल प्ले करेंगे। मान लो तुम अपने भाई हो, उस दिन तुम कहाँ गए होगे, कहाँ जा सकते हो? मैंने कहा, मेरा भाई क्रिकेट ग्राउंड में जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है। वो हर शाम स्कूल से आने के बाद सीधा ग्राउंड में भाग जाता है क्रिकेट खेलने के लिए। उसने कहा, तो ग्राउंड चलते हैं, ग्राउंड जाकर पता लगेगा। हम सीधा दोपहर के वक्त ग्राउंड में पहुंच गए। धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरा भाई यहाँ खेला करता था धूप में भी। मैंने कहा, यहाँ खेला करता था। फिर अदिति कहने लगी, तो यहाँ से वो कहाँ जा सकता है? अब यहाँ खेलता किसके साथ था? मैंने कहा, उसके दोस्तों के साथ। तो उसके दोस्त अब फिर से खेलने आएंगे शाम के वक्त। मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, जब वो यहाँ पर दोबारा आएंगे तब सबको इकट्ठा करेंगे। माँ बाप तो यहाँ होंगे नहीं, और मैं वैसे भी डिटेक्टिव की बेटी हूँ, तो मैं उगलवा सकती हूँ। अब हमें इंतज़ार करना होगा शाम का। मैं अदिति के साथ अपने घर बैठा।
बात कर रहे थे इस पर, और मेरी माँ बार बार कमरे में आकर पूछ रही, कुछ पता चला, कुछ पता चला। मैं बहुत घबराया हुआ था, अब माँ को और क्या बताता। शाम को पहुँचे हम उस ग्राउंड में। वहाँ खेल रहे बच्चे अब क्रिकेट खेल रहे वो लड़के थे जिनके साथ मेरा भाई खेला करता था। उन्हें एक तरफ से घेर लिया, हाथ में मेरे लकड़ी का एक डंडा। उसे देखते ही वो घबरा चुके थे और दूर से मैंने आवाज़ लगाकर कहा, रुको, आज मैं भी क्रिकेट खेलूँगा। आज तुम्हारे सबके सर के साथ क्रिकेट खेला जाएगा और सर पर मैं डंडे मारता रहूँगा और तब तक मारता रहूँगा जब तक तुम सच नहीं बोलते। सबको एक लाइन में लगा लिया मैंने। अब एक एक करके उनसे मैं पूछने लगा उस शाम क्या हुआ था, कहाँ गया था मेरा भाई। पहले तो वो मान नहीं रहे, लेकिन उनमें से सबसे कमज़ोर लड़का अदिति ने कहा, इससे पूछो, इसको एक तरफ लेकर जाओ, फिर इसे थोड़ा सा पीटना पड़ेगा, इसके बाद ये उगल देगा। मैं सोच रहा था किसी और को पीटूं, वो कह रही थी इसे पीटने में फ़ायदा है। उस कमज़ोर से लड़के को मैं पीछे लेकर चला गया। उसके बाद उसे एक पेड़ के पास सटा दिया और 2 चमाटे लगाई मैंने, ज़ोरदार 2 चमाटे, और सब कुछ उसने बक दिया। अब मैं बाहर आ गया और मैंने अदिति को कहा, छोड़ दो इन सबको, बक दिया है उसने सब। वो अब आगे आ रहा था और उसके दोस्त उसे लेकर वहाँ से गए और दूर तक मैं देखता रहा था। उसकी पीठ पर सभी मुक्के मार रहे थे कि उसने सच बता दिया, लेकिन सच तो हम जान गए थे। मैंने अदिति को बताया, पुरानी हवेली, इस शहर से बाहर एक इलाका है जहाँ पर एक पुरानी हवेली है, उसे भूतिया हवेली कहा जाता है। और इन सब ने शर्त लगाई थी कि अगर अनिल वहाँ अंदर जाकर बाहर आएगा उसके बाद उसे इनाम देंगे और उसे बैटिंग भी मिलेगी 5 दिन लगातार। ये शर्त लगाई थी। अगर वो अंदर नहीं जा पाया, डर गया, तो उसे बॉलिंग करनी होगी 7 दिन। ये शर्त लगी थी और वो उस हवेली में गया था। वो हवेली में तो सही सलामत गया था। वो कह रहे थे जब वो हवेली से बाहर आया था ना, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत हो। वो जब बाहर आया तब वो कह रहा था, ये बात किसी को मत बताना वरना सब के सब मारे जाएंगे। मेरा भाई मारेगा, मैं मारूंगा, ये बात खुद तक छिपा कर रखना। अब सब दोस्त इसलिए भी डर गए थे, उन्होंने शर्त ही ऐसी लगाई थी। अगर घर वालों को पता लगता ना, सबकी पिटाई घर वाले करते। इसीलिए ये उन्होंने राज बनाकर रखा। और उस हवेली में मेरे भाई के साथ कुछ हुआ। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी थी उस हवेली में जाने के बाद। उसी शाम हम सीधा उस हवेली में पहुंच गए थे। उस हवेली के गेट के बाहर हम देख रहे आसपास के जितने घर थे ना, वो सब बंद पड़े थे। वहाँ ढेर सारी मिट्टी थी, झाड़ियाँ उगी हुई। काफ़ी ज़्यादा आगे वो घर थे जहाँ लोग रहा करते थे। इस इलाके में कोई रहता ही नहीं था, गांव के जैसे एक तरफ का इलाका। और ये देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अंधेरा होने वाला था और अदिति ने कहा था, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? तुम्हारे भाई के साथ ये सब हो चुका है, इसके बावजूद क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अब मैं कहता तो क्या कहता। मैंने कहा, अदिति ऐसा करो, तुम बाहर रुको, तुम इस परेशानी में क्यों पड़ रही हो ना? मेरा भाई बीमार है तो मैं अंदर जाकर आता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मुझे होगा, तुम्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदिति ने मेरा हाथ पकड़ा था और सबसे पहले उस गेट को खोलकर कहा था, जाएंगे तो इकट्ठा जाएंगे, अब तुम्हें भी कुछ हुआ तो मैं मानूंगी कि मुझे भी हो गया। वो सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मुसीबत में भी मेरा साथ छोड़कर नहीं गई थी, मेरे साथ उस मुसीबत वाली जगह में घुसने को तैयार थी। हम अब उस हवेली के अंदर जाना चाहते थे, दरवाज़ा बंद। आखिर मेरा भाई इस हवेली के अंदर घुसा कहाँ से होगा? हम दरवाजे के आसपास खिड़कियों को देखने लगे। अब पहली मंजिल पर एक खिड़की थी जो खुली थी, लेकिन वहाँ तक जाना मुश्किल भरा होगा। पास में ही एक सीढ़ी पड़ी थी लकड़ी वाली, ज़रूर मेरे भाई ने उस सीढ़ी का इस्तेमाल किया होगा। हमने भी वो सीढ़ी ऊपर खिड़की तक लगा ली। अब उसके सहारे हम पहुंच गए सीधा उस खिड़की से अंदर। हवेली अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी थी और अंदर रोशनी उन खिड़कियों से आ रही थी। चारों तरफ रोशनी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डरावना एहसास। ये असली एहसास था या वो भ्रम जो दिमाग ने बना दिया था मेरे भाई के बीमार होने के बाद, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर भी खौफ का माहौल था।
अब उस कमरे से जब हम बाहर पहुंचे, वहां ढेर सारा सामान था। ऐसा लग रहा था ये हवेली में किसी समय लोग रहते होंगे, लेकिन सामान नहीं लेकर गए। सामान बिल्कुल वैसा का वैसा ही छोड़कर चले गए। ये बात सच में अंदर सिहरन पैदा कर रही थी। जब उन सीढ़ियों से उतरकर हम नीचे वाले फर्श में गए थे, तब एक आवाज़, एक तेज गूंज जो घर के अंदर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली अकेली ना हो, अंदर कोई मौजूद हो, कोई इंसान या कोई और चीज। तब अचानक जैसे एक आवाज हर तरफ गूंजी। ये आवाज किसी औरत की थी, औरत के हंसने की मध्यम मध्यम आवाज। ऐसा तो लग रहा था कि घर के अंदर से हंसने की आवाज आ रही है, आ कहां से रही है ये पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी। घबराहट पैदा हो रही थी हम दोनों के मन में, और हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जैसे एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे थे। मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, शायद यहाँ हमें उस सवाल का जवाब मिलने वाला था। तभी एक बड़े पिलर के पीछे से काले रंग के कपड़े पहने एक औरत चलती हुई नजर आई। वो चल ऐसे रही थी कि उसके पाँव हिल नहीं रहे थे, उसके पाँव स्थिर थे जैसे वो बिल्कुल खड़ी हो, लेकिन फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। ये बिल्कुल कोई कंप्यूटराइज्ड सीन लग रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। वो आगे की तरफ बढ़ी और पहले पिलर से लेकर दूसरे पिलर तक वो गई। मैं इंतज़ार कर रहा था दूसरे पिलर से वो निकलेगी, लेकिन निकली नहीं। वो निकली चौथे पिलर के बाहर से। ऐसा लगा जैसे इन पिलर के बीच से वो गायब हो गई और दिखी नहीं, और बहुत आगे से निकली, फिर अगले पिलर तक, और वहाँ वो गायब। हमारे इस हवेली के इर्द गिर्द कई पिलर थे, और एक पिलर से निकलती दूसरे पिलर के पीछे से गायब। वो हमारे इर्द गिर्द जैसे चक्कर लगा रही थी। और ये देख आदिति ने भी जैसे मेरे हाथ को और ज़ोर से पकड़ लिया था। मैं उसके डर को भी समझ सकता था। ये चुड़ैल लग रही थी, काले कपड़ों में, लाल आंखें, सफ़ेद बाल, और उसकी वो डरावनी सी हंसी। तब मैंने एक ऊंची आवाज़ में कहा था, मेरे भाई के साथ क्या किया है? छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे मेरे भाई को। और वो हंसती रही। अचानक अंदर हवा चलने लगी थी, और उसके बाद वो हवा बंद हो गई। सामने वाला वो दरवाज़ा जो बंद था ना, वो खुल गया, और उसके बाद एक आवाज़, चले जाओ यहाँ से, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये आखिरी शब्द थे उसके। हवा भी बंद हो गई, वो दिखना भी बंद हो गई। उसके बाद हम बस इधर उधर झांकते रहे, हमें कोई जवाब नहीं मिला। और अदिति ने कहा, चलो बाहर, हमें बाहर जाना होगा, अंधेरा हो रहा है। अंधेरे में इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमें बाहर जाना होगा। अदिति मुझे बाहर ले आई, और उसके बाद उस गेट से बाहर पहुँचते ही अदिति कहने लगी थी, एक चुड़ैल है ये, एक चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए हमें वो तरकीब चाहिए, वो तरीका चाहिए जो हमें पता नहीं है। एक औरत होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, मैं खुद मुक्के मारती उसे। यह चुड़ैल है से कोई असर नहीं होगा, और तुम्हारे भाई को बचाने के लिए हमें दिमाग लगाना होगा। तुम बाबा के पास गए थे ना, एक काफ़ी बड़े, तुम्हें कह रहे थे कि तुम्हें चीज़ का पता करना होगा, जगह का पता करना होगा। दोबारा चलते हैं। मैं अब सीधा उस बाबा के पास जाना चाहता था, और मैंने सोचा कि अपने किस दोस्त को फ़ोन करूं, अपने दोस्त से बाइक उधार मांगूं, तभी उस बाबा के पास जा सकता हूं ना। पिता का स्कूटर तो घर में है। तब आदिति अपनी स्कूटी पर मुझे पीछे बिठाकर खुद घूम रही थी उस बाबा को ढूंढने के लिए। हम सीधा पहुँचे उस बाबा के पास, सब कुछ सच सच बता दिया। वो बाबा भी तैयार हो गया यहाँ आने को, और उसी रात मैंने पिता को भी फ़ोन किया था, बहुत ज़रूरी काम है पिताजी, मेरे भाई को बचाने के लिए हमें वहाँ जाना होगा। पिता भी मान गए, और उस बाबा को लेकर हम सीधा पहुँचे थे उस जगह पर। वो हवेली, रात का वक्त, और अंदर से हंसने की आ रही आवाज़ें। तब उस बाबा ने कहा था, शक्तिशाली चुड़ैल छिपती नहीं है, एहसास दिलाती है, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं होता। ये भी बिल्कुल वैसी है, ये डर नहीं रही है। हम गेट को खोलकर
उस दरवाजे को खोलकर सीधा अंदर गए थे और अंदर पहुंचते ही हंसने की वो आवाज़ें कान के पर्दों में चुभने लगी थीं। वो बाबा भी बार बार हाथ में वो झाड़ फूक की चीज़ें घुमा घुमा कर कहे जा रहे, सामने आ, हंस तो रही है, सामने आ, दिखा अपनी हंसी। जैसे ही वो एक पिलर से गायब होकर दूसरे पिलर तक पहुंची, उस बाबा के भी होश उड़ने लगे थे। बाबा का उतरा हुआ चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे ये चुड़ैल उन्होंने पहले देखी हो या इतनी खतरनाक चुड़ैल है कि उन्हें डर लग रहा हो। बार बार इधर उधर घूमती उस चुड़ैल को देखने के बाद वो बाबा ने काले रंग का धागा नीचे रख दिया, फिर एक गोला सा बनाया, उस गोले में दिए रखे, उन्हें जलाने लगे। अपने झोले से सामान निकाल निकाल कर वो झाड़ फूक की अपनी वो प्रक्रिया करना चाहते थे। वो चुड़ैल एक पिलर से निकलकर सामने खड़ी हो गई और जलते हुए 4 दियों को बुझाकर कहने लगी, क्या कर सकते हो, अब कोई रास्ता नहीं। वो बाबा का झोला फटा था और उससे गिरी हुई हर चीज़ जैसे हवा के कारण उड़ती हुई घर से बाहर जा गिरी थी। वो बाबा जो हाथ में पकड़े हुए थे वो तो बच गई, लेकिन बाकी सारा सामान घर से बाहर। तो वो चुड़ैल ने नज़रों से नज़रें मिलाकर बाबा को कहा था, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अभी बिना शरीर के हूँ, शरीर मुझे मिलने वाला है। उसके बाद वो आंखों के सामने से गायब और उस बाबा ने बाहर आने को कहा था। हम भागकर बाहर पहुंचे और गेट के पास खड़े होकर वो बाबा कहने लगे, इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। ये कोई ऐसी चुड़ैल नहीं है जो किसी औरत के मरने पर बनी हो। इसने खुद को चुड़ैल बनाया है, खुद को चुड़ैल। इसने अपने शरीर के साथ कुछ किया। ये चुड़ैल बनी है और शरीर के अपने अंग की शक्ति को इसने किसी चीज़ में डाला है। वो चीज़ जिस इंसान को छुई है, ये अपने शरीर को उससे कब्जा लेगी, यानी उसे मारेगी। तेरा भाई है ना, वो तेरे भाई ने इसकी वो चीज़ को छुआ है। उसके बाद वो बस धीरे धीरे काला होता जाएगा और चुड़ैल बनेगा, वो मारा जाएगा। फिर अगले दिन ये चुड़ैल उसके शरीर में होगी और वो गायब हो जाएगा। तेरा भाई मौत के करीब है। अब मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। इस घर में हमें ढूंढनी होगी वो शक्तिशाली चीज़, जादुई चीज़। अब ये चुड़ैलें एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, गुड़िया जैसी दिखने वाली कोई चीज़ जो 1 फुट बड़ी हो, डरावनी सी गुड़िया हो। उसके अंदर इसने सामान भरा होगा, मांस के टुकड़े, अपने शरीर की हड्डी काटी होगी, उसमें डाली होगी। ये शक्ति उसमें है। तुम्हारे भाई ने कहीं से तो हाथ लगाया है उस गुड़िया को। इस हवेली में गुड़िया है, ढूंढना शुरू करो। फिर हम अंदर घुसे थे उस हवेली के। वो चुड़ैल हमें जगह जगह नजर आ रही और हमारे पास आने की कोशिश कर रही। उस बाबा ने कहा था उसकी लाल आंखों में नहीं देखना है। उसकी लाल आंखों में देखोगे वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने लगेगी। जब वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी ना, तुमसे कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारे भाई को भी ऐसे फंसाया होगा इसने। आंखों में मत देखना, आंखों में मत देखना। ये कहा था। हम एक एक कमरे में जाने लगे वो गुड़िया को ढूंढने के लिए। सामान काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हम हर एक चीज़ को बिखेरने लगे, ढूंढने लगे। हर चीज़ वो जो हिली हुई हो उसके अंदर, हर वो चीज़ जो हिली हुई हो हम उसके अंदर देखते। संदूक, मर्तबान, हर जगह हम देखते गए। हमें कोई ऐसी गुड़िया नहीं मिली जिसमें मांस हो, जिसमें हड्डी हो। आखिर वो तो बदबू मारेगी ना। यहाँ घर से बदबू तो आ रही थी, मांस की बदबू नहीं आ रही थी। हम ढूंढते रहे, ऊपर नीचे हवेली के हर कमरे में ढूंढा, हमें वो गुड़िया ही नहीं मिली। 2 घंटे लगा दिए थे और वो चुड़ैल हर कोशिश करती हमें बुलाने की, पीछे से आवाज़ें मारती, हमारे करीब आती। उस बाबा ने कहा था अभी ये कमज़ोर है, जब इसे नया शरीर मिल जाएगा ये चुड़ैल का शरीर होगा और तब ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी। अगर ये वो शरीर बना चुकी होती तो अब तक हमें मार भी चुकी होती। हम जिंदा हैं क्योंकि ये बिना शरीर के है। और एक बच्चे को फिसलाकर गुड़िया के पास ले गई। गुड़िया कहाँ है ये ढूंढना है।
ढूंढते रहे, हमें वो गुड़िया नहीं मिल रही थी और मायूसी सी होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी वो चुड़ैल ने चीखना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मैं और अदिति भागे बाहर। आखिर हुआ क्या है? वो उस बाबा की छाती पर बैठी हुई थी और बाबा का सर पकड़ा और उसकी आंखों में देख रही। बाबा उसकी आंखों में टकटकी लगा कर देख रहे थे और कुछ समय ऐसा हुआ, फिर वो चुड़ैल गायब। वो बाबा उठा और कहने लगा, मेरे पास तो आओ, तुम्हें दिखाता हूँ वो गुड़िया कहाँ है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी अदिति ने मेरी बाजू को पकड़ा और कहा, बाबा की आंखें थोड़ी लाल नहीं लग रही? सच में उस बाबा की आंखें लाल हो चुकी थी और वो कह रहा, करीब तो आओ, तुम्हें गुड़िया दिखाता हूँ। आओ। उसने हाथ में एक छोटा सा तेज धार चाकू पकड़ा हुआ, कमरे के बेड पर लेटा हुआ मुझे बुला रहा। अदिति ने मुझे पीछे खींचा और हमने जल्दी से वो दरवाज़ा लगा दिया। उसके आगे फट्टा सा फंसा दिया ताकि वो दरवाज़ा खोला ना जा सके। अंदर से वो बाबा कोशिश कर रहा दरवाज़ा तोड़ने की। तुम्हें आना होगा सनी, सनी, तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना होगा। मैं गुड़िया देता हूँ ना, चाहिए गुड़िया? मेरे पास है गुड़िया। भाई को बचाना है, मुझ पर यकीन करो। खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। हमें अब जल्दी से ढूंढना था उस गुड़िया को। बाबा ने बता रखा था कि उस गुड़िया के अंदर वो हिस्से होंगे। हमें गुड़िया को तोड़ना होगा। गुड़िया को मारने का मतलब चुड़ैल को मारना है। हम वो गुड़िया को कैसे ढूंढते हम समझ नहीं पा रहे थे। बाबा भी अब उस चुड़ैल के कब्जे में था। हम इधर उधर झांकते रहे। तब आदिति का दिमाग चला, अगर तुम्हारा भाई डर गया होगा तो किस तरफ भागा होगा? मैंने कहा, अगर वो डरा होगा तो खिड़की की तरफ भागेगा ना, ऊपर खिड़की। उसने कहा, ऊपर नहीं, कोई और खिड़की। यहाँ कोई और खिड़की होगी ना, अगर दरवाज़ा बंद है तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो गुड़िया घर के अंदर नहीं, घर के कहीं बाहर हो। मुझे भी लगा वो बात तो सही कर रही है। हम एक एक कमरे में देखने लगे और एक की खिड़की खुली। उस पर हाथ के निशान छपे। ध्यान ही नहीं दिया उस पर। मिट्टी पड़ी हुई थी और हाथ के निशान किसी बच्चे के, देखने में मेरे भाई जैसे लग रहे। जल्दी से हम भी उस खिड़की से बाहर गए। जैसे ही मैंने कदम उस खिड़की से बाहर रखा, अब उस घर की नींव के पास वहाँ एक बड़ा सा खड्डा खोदा हुआ था। मैं उस खड्डे में गिरने ही वाला था, तभी देखा ये खड्डा तो नीचे की तरफ जा रहा है। ये जैसे इस घर की बेसमेंट की तरफ जा रहा था। नीचे जैसे कोई गुफा सी बना रखी थी। मैं और अदिति सीधा उस गुफा में पहुंचे और अंदर बड़ी बड़ी मशालें जल रही थी और उन मशालों के बीच हम देख पा रहे थे एक पत्थर पर रखी गुड़िया और सामने खड़ी वो चुड़ैल। ढूंढ लिया तुमने। आखिर यहाँ तक तो पहुँच गए। आगे कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मेरी 30 सालों की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई तो मारा जाएगा, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। मैंने भी हाथ में वो चाकू पकड़ लिया था जिससे मैं उस गुड़िया को चीर दूंगा। सामने खड़ी वो चुड़ैल। मैं तो उस चुड़ैल को मारने के लिए ही भागा, तभी सामने से वो गायब। उसने अदिति के सर को पकड़ लिया था पीछे से। अदिति छुड़ा रही। जैसे ही मैं अदिति की तरफ भागने लगा, मैंने ध्यान दिया वो बाबा कमरे का दरवाज़ा तोड़कर यहीं आ रहा था। उसने गुफा में जैसे ही पैर रखा, मैं सोच रहा था अदिति को बचाऊं या गुड़िया को मारूं। दिमाग कह रहा था गुड़िया को मार, तभी तो सब बचेंगे। वो चुड़ैल ने अदिति की आंखों में देखा और अदिति भी जैसे उसके कब्जे में। वो तीनों इस तरफ बढ़ रहे। मैं चुड़ैल की आंखों से बार बार हट रहा था। सीधा मैं गुड़िया के पास पहुंचा और मुझे उस बाबा ने भी पीछे से जैसे पकड़ लिया और अदिति ने मेरे बालों को पकड़ रखा था। गुड़िया मैंने हाथ से उठाई और वो चाकू सीधा उसकी छाती में। वो गुड़िया के 2 हिस्से कर दिए मैंने एक ही सांस में। तभी उन्होंने पीछे से मुझे छोड़ दिया और एक चीखने की आवाज़, वो चीखने की आवाज़ गुड़िया से आ रही थी। गुड़िया,
अब जैसे चुड़ैल के छोटे रूप में बदल गई, तड़प रही थी। मैं चाकू मारता गया। मैं तब तक चाकू मारता गया जब तक उसके छोटे छोटे हिस्से ना कर दिए। उसका सर धड़ से अलग कर दिया, बाजू तोड़ दिए, शरीर के अंदर से मैंने उसके कई मांस के टुकड़े, हड्डियां बाहर निकाली। मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मुझे खून से डर लगता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। भाई को बचाने के लिए आज वो भी कर रहा था। एक चुड़ैल की अतड़ियां तक बाहर निकाल दी मैंने। तब वो बाबा भी होश में आ गया था और जमीन पर लेट गया, बहुत थका हुआ। अदिति भी जमीन पर लेटी, बहुत थकी। तब उस बाबा ने कहा था, ये मरी नहीं है, इस गुड़िया को जला दे, इस गुड़िया को जला दे। जल्दी से मैं बाबा की जेब से वो माचिस को निकालकर गुड़िया को आग लगा चुका था। वो गुड़िया के अंदर क्या चीज़ थी जो जलती गई और वहाँ धुआं होता ही गया। वो पूरी तरह जल चुकी थी और वो गुड़िया का रूप एक चुड़ैल राख में बदल गया, सफ़ेद राख। हम जैसे एक सन्नाटे को महसूस कर रहे थे, पूरी तरह से शांति। और थके हुए हम तीनों उस खड्डे से बाहर निकले थे। वो गुफा, हवेली के नीचे बनाई गई वो गुफा। हम जब वहाँ से बाहर आ रहे थे तो बाबा भी मुझसे यही कह रहे थे, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी, मुझे भी कब्जे में ले लिया। समय बर्बाद नहीं किया हमने, अगर देर हो जाती वो तीनों को अपने कंट्रोल में करती, फिर ना बचते हम। आखिरकार हमने उस चुड़ैल का अंत कर दिया था। और जब मैं घर पहुंचा, मेरा भाई पूरी तरह से ठीक था, शरीर उसका बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो बस भूखा था। वो भुक्खड़ खाना खा रहा था और मेरे पिता कहे जा रहे, कम खा। उसे फ़र्क नहीं था कि मैं उसे बचाकर आया हूँ। वो तो सीधा आलू गोभी की सब्ज़ी से रोटियाँ रगड़े जा रहा। मैं घर पहुंचकर चाहता था कोई मेरी तारीफ़ करे कि मैं अपने भाई को बचाकर आया हूँ। मेरी माँ भी मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और कहती रही, आलू गोभी खाएगा तू, थका हुआ लग रहा है। और तेरा भाई खुद ब खुद ठीक हो गया, वो कल वाली पैरासीटामोल थी ना, वो असर कर गई। फिर मैं अपने पिता की तरफ देख रहा, मैं उनको कह रहा, वहाँ हमने उस चुड़ैल को मार दिया। मेरे पिता कहने लगे, अच्छा है, ये जो चुड़ैलें हैं इनसे दूर रहना चाहिए। और एक मैंने सुना तेरे लड़की साथ में रहती है, लड़कियों से थोड़ा दूरी बना कर रखना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इतनी बड़ी मुसीबत अपने भाई के सर से उतारने के बाद भी मुझे घर में जैसे वो इज्जत नहीं मिल पा रही थी। अगले दिन मेरे भाई ने फिर से खेलने की जिद की और मैंने उसे समझा दिया, दोबारा किसी हवेली में गया ना, तुझे बचाने के लिए मुसीबत मोल नहीं लूँगा मैं। तो ये थी मेरी कहानी, मुसीबतों से भरी हुई, जिसमें अंत में मुझे इज्जत तक न मिली, लेकिन एक अच्छी चीज़ हो गई। आपके सच्चे दोस्त तब नहीं बनते जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है। आपके अच्छे दोस्त तब बनते हैं जब आपका समय सबसे खराब चलता है। और अदिति मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। ये हमारे वो राज थे जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। और मैं समझ ही नहीं पाया मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड कब बन गई।